हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पॉलिटी को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके भाग 13 तक कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इसको शुरू किया गया था। अब भाग 13 तक ऑलरेडी इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है भाग 14, जो कि भाग 14 जो है अनुच्छेद 308 से एक तरीके से देखा जाए तो 323 तक को कवर करता है, और भाग 14 का जो है वह 323 का और खा को कवर करता है। तो ये आपकी जो आज की क्लास है, आज की क्लास के अंतर्गत आपके भाग 14 और 14 का को पढ़ा जाएगा। 14 का के अंतर्गत जो है, मतलब 14 के अंतर्गत जो आता है भाग 14, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें दो ये आता है कि संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। संघ राज्य क्षेत्र के अधीन जो भी सेवाएं होंगी उनके बारे में ये हमारा चैप्टर है, जिसमें आपकी जो अध्याय 1 के अंतर्गत सेवाएं आती हैं और अध्याय 2 के अंतर्गत लोक सेवाएं। जिसमें लोक सेवाओं में दो तरीके की सेवाएं होती हैं, जिसमें संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग और दूसरी होती हैं राज्य लोक सेवा आयोग। कि राज्यों के लिए अलग लोक सेवा आयोग होता है और संघ के लिए अलग लोक सेवा आयोग होता है। तो इसके संदर्भ में जैसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रत्येक स्टेट का अपना स्टेट सर्विस कमीशन होता है और यूनियन का एक संघ होता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, जिसकी तैयारी करते हैं। तो यही वही आपका आयोग होता है। तो इसमें जो आपकी देखी जाए तो ये संघ राज्य के अधीन सेवाओं के अंतर्गत तो आपकी सेवाओं के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर आपकी इन सेवाओं लोक सेवाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे कि सेवाएं जो दी गई हैं वह आर्टिकल आपकी एक तरीके से देखी जाए तो 308 से आपके जो 308 आर्टिकल से ली जाए सेवाएं, 308 से आपकी 313 तक दी गई, जिसमें 314 जो है वह निरसित है, लेकिन 308 से 13 तक है, लेकिन इस तरीके से दी गई है। फिर बाद में आती हैं लोक सेवाएं। लोक सेवाएं जो है वो आपकी केंद्र एवं राज्यों के संदर्भ में 315 से 323 तक में लोक सेवाएं दी गई हैं, तो इसके संदर्भ में आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका, इसी के साथ ही हम इसका अधिकरण का भी पढ़ लेते हैं। तो अधिकरण जो आता है वह आपका 14 का के अंतर्गत है, जो कि 323 का और खा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके से ये आपका अधिकरण भी होगा और इसमें संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं होंगी, जिसमें अध्याय 1 के अंतर्गत सेवाओं को पढ़ा जाएगा, अध्याय 2 के अंतर्गत लोक सेवाओं के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम इनके बारे में लोक सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें पब्लिक सर्विस कहा जाता है। कि पब्लिक सर्विस आखिर होती क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं, जो आपके अनुच्छेद 308 से 313 तक में कवर करता है। चलिए, तो सबसे पहले इनकी सेवाओं की वर्गीकरण को देख लिया जाता है। तो भारत में लोक सेवा जो है वह असैन्य या सरकारी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। इसका अर्थ एक तरीके से देखा जाए तो अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवा होती हैं जो राज्य और केंद्रों में समान होती हैं, और इस सेवाओं के सदस्य राज्य एवं केंद्र के अधीन पदों जैसे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन्हें बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे कि 3 अखिल भारतीय सेवा हैं। भारत में आती है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS आती है। 1947 में आई भारतीय सिविल सेवा का स्थान IAS ने लिया और भारतीय पुलिस सेवा का जो स्थान था वह IPS ने ले लिया, और संविधान में इनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई है। और 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो इस तरीके से ये भारत की अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत केंद्र को राज्य सरकारों के परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और सेवा शर्ती के नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है, जिनमें सदस्यों के लिए भर्ती एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, लेकिन वे कार्य विभिन्न राज्यों को भेज दिए जाते हैं और ये राज्य कैडर से संबंधित होते हैं, परंतु इसमें राज्य केंद्र का संबंध से कोई कैडर से संबंध नहीं होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था होती है। इनके जो एक तरीके से देखा जाए तो यह विभिन्न राज्यों में उनके विभाजन के बावजूद अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश में समान अधिकार और दर्जा, एक समान वेतनमान, एक ही सेवा बनी रहती है, और उनको वेतन एवं पेंशन जो होते हैं वह राज्य सरकार के द्वारा दी जाती हैं। और अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से केंद्र एवं राज्य द्वारा नियंत्रित होती है, और अंतिम निर्णय जो होता है वह केंद्र सरकार द्वारा तात्कालिक राज्य सरकार द्वारा होता है, और इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। और संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है।
अब आती है केंद्रीय सेवाओं। केंद्रीय सेवाओं के संदर्भ में देखा जाए तो वे सेवाएं जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसमें विभिन्न भागों के विशिष्ट जैसे कि प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी पद इसमें आसीन होते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व जो ये सेवाएं थी वह एक तरीके से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व अधीनस्थ एवं निम्न श्रेणी में वर्गीकृत थी, और स्वतंत्रता के उपरांत अधीनस्थ और निम्न श्रेणियों यानी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में इसे डिवाइड कर दिया गया। 1974 में केंद्रीय सेवाओं की प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में समूह का, खा, गा, घा में वर्गीकृत कर दिया गया था। और वर्तमान में इस तरीके की कुछ केंद्रीय सेवाएं जैसे कि केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना सेवा, विधिक सेवा, सचिवालय सेवा, भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा, तो इस तरीके की ये सेवाएं आती हैं। इन सेवाओं में प्रतिष्ठा दर्जा, वेतन भत्तों के मामले में भारतीय से विदेश सेवा उच्चतम केंद्रीय सेवा होती है, और इस मामले की तुलना अखिल भारतीय सेवाओं से की जाती है जिनका वेतनमान पुलिस सेवा से अधिक होता है, और ये पदानुक्रम में आईएएस के बाद आती हैं। तो वेतनमान इनका आईएएस से पीएस से ज़्यादा होता है, लेकिन इनका पदानुक्रम में ये आईएएस के बाद आती है आपकी इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो भी आती हैं। अब आती है राज्य सेवाओं के बारे में। राज्य सेवाओं के सदस्य केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं या उनके अंतर्गत कार्य करती हूँ। अभी राज्य सरकार के विभागों के विभिन्न जिसमें सामान्य, प्रक्रियात्मक और तकनीकी पदों पर आसीन होते हैं, और ये अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के सदस्यों से निम्न पदों पर यानी कि राज्य के पदानुक्रम का आश्रित होते हैं। और ये जो सेवाएं होती हैं अलग अलग तरीके की होती हैं, जिसमें समाज, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, चिकित्सा सेवा, पशु सेवा, मत्स्य सेवा, न्यायिक सेवा इत्यादि ये प्रमुख सेवाएं होती हैं। और प्रत्येक सेवा का नाम जो है उनके राज्य के नाम पर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपकी पुलिस सेवा है तो उसे आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा, पुलिस वन सेवा है आंध्र प्रदेश वन सेवा। तो इस तरीके से आपके और भी जैसे स्टेट है मध्य प्रदेश हो गया तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा, मध्य प्रदेश चिकित्सा सेवा परीक्षा, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये प्रमुख तरीके से एग्जाम्पल आप उसमें जो भी सेवा है उसके आगे राज्य की सेवा है तो उसके आगे जोड़ दिया जाता है। केंद्रीय सेवाओं की तरह तरह से राज्य सेवाओं को भी वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप फर्स्ट में अथवा ग्रुप ए के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, ग्रुप 2 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी ग्रुप 3 के अंतर्गत, चतुर्थ श्रेणी ग्रुप 4 के अंतर्गत इसके अंतर्गत रखी जाती है। तो ये केंद्रीय सेवाएं हैं। तो इस तरीके की सेवाएं आती हैं। अब इनकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन को देख लिया कि आखिर किस तरीके की सेवाएं होती हैं और इनके बारे में कि आपकी केंद्र के स्तर पर किस तरीके से कार्य करती है, इनका नियंत्रण कौन करता है, और राज्य के स्तर पर किस तरीके से कार्य करती है और उनका नियंत्रण कौन करता है। अब आते हैं इसके संवैधानिक उपबंध में बात की जाए तो इसे संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 314 में प्रावधान है, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं से संबंध उपबंध करता है, जिसमें अनुच्छेद 308 में यह स्पष्ट करता है कि उपबंध जम्मू कश्मीर पर अब लागू होंगे। तो इस तरीके का ये पहले व्यवस्था थी कि लागू नहीं होंगे, लेकिन अब ये आपके लागू होंगे। अब आता है कि पहले नंबर पर भर्ती एवं सेवा शर्तों के बारे में। भर्ती एवं सेवा शर्तों के संदर्भ में देखा जाए तो यह संसद एवं राज्य विधायिका को केंद्र एवं राज्यों के सरकार के अधीन लोक सेवाओं के अंतर्गत किसी भी पद पर नियुक्त भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियमन के लिए शक्तियां प्रदान करती है। तो यानी कि जो आपका अनुच्छेद 309 कहता है कि संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की एवं भर्ती एवं सेवा शर्तों के संदर्भ में, जिसमें इसमें एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति की लोक सेवा की भर्ती के तरीके शामिल हैं, जैसे नियुक्ति, चयन, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतर द्वारा नियुक्ति। ये सभी नियुक्ति लोक सेवा में भर्ती के तरीके होते हैं। इसमें एक लोक सेवा शर्तों के में शामिल है जैसे वेतन भत्ते, समय वृद्धि, वेतन अवकाश, पदोन्नति, कार्यकाल, सेवा समाप्ति, स्थानांतर, प्रतिनियुक्ति, विभिन्न अधिकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही, छुट्टियाँ, कार्य के घंटे, सेवानिवृत्ति के लाभ, सेवानिवृत्ति भविष्य निधि या ग्रेच्युटी इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत संसद तथा राज्य विधायिका द्वारा किसी लोक सेवक के मौलिक अधिकारों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दक्षता, अनुशासन, निष्पक्षता, गोपनीयता, निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठता आदि के हितों में युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। और ये प्रतिबंध केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा नियम 1956 इत्यादि के तहत आचार संहिता को उल्लेखित करता है। अब आता है इसके अंतर्गत ये आपका इसमें आता है। अब इनके कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो एक तरीके से अनुच्छेद 310 कहता है कि संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के संदर्भ में, जिसमें रक्षा सेवाओं में केंद्र की सिविल सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और सैन्य नागरिकों के सदस्य आसीन प्रति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और राज्य सेवाओं में ये जो पद होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, जिसमें कुछ अपवाद हैं जैसे कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जो कि विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति की सेवाओं को एक तरीके से
सुरक्षा के लिए दो स्थितियों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर सकता है, जिसमें पहली तो आती है कि यदि वह उपबंध के समय के पूर्व समाप्त हो जाए और यदि ऐसे कारणों पर कि वह रिक्त पड़ जाए तो और उसमें कदाचार से संबंधित नहीं है तो ये दो अपवाद के तौर पर देखे जाते हैं। और ये जो अनुबंध है वह सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के साथ हो सकते हैं जो सिविल सेवा में नया प्रवेश किया गया हो, जिसमें सैन्य सेवा, केंद्रीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा और किसी राज्य की सेवा का सदस्य ना हो, तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख अपवाद की स्थिति देखी जाती है। अब आता है लोक सेवकों के संरक्षण के उपाय के बारे में कि अनुच्छेद 311 के अंतर्गत आता है कि संघ एवं राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पद में अवनत किया जाना, जिसके अंतर्गत लोक सेवकों को उनके पदों के में इच्छानुसार हटाने से रोकने के लिए दो संरक्षण प्रदान है। कौन कौन से संरक्षण आते हैं? पहले तो आता है कि किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है। और दूसरा आता है कि किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त या हटाया या पदावनत किया जा सकता है जिसमें उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दे दी गई और इन आरोपों की सुनवाई में उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये दो प्रमुख संरक्षण आते हैं और इसमें केवल केंद्र सरकार को दिया गया सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य सरकार की सेवाएं, केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं आसीन व्यक्तियों को ही उपलब्ध होंगे और ये सैन्य सेवाओं और सैन्य पद पर आसीन व्यक्तियों पर ये लागू नहीं होते। हालांकि ये दूसरे उपाय यानी कि जांच संबंधी में 3 परिस्थितियां लागू नहीं होगी, जैसे कि पहली कि जब लोक सेवक को उसके आचरण के आधार पर उसे पद से बर्खास्त कर हटाया जाए या पदावनत किया जाए, और जब किसी लोक सेवक को बर्खास्त करने या हटा सकने या पदावनत कर सकने की शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों को इस बात के प्रति संतुष्ट हो कि ऐसी जांच व्यवहारिक नहीं है और राष्ट्रपति और राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच उचित नहीं है, जो कि मूलतः नौकरशाही की सुनवाई के दौरान 2 मौके दिए गए, पहला जांच के समय और दूसरा दंड के समय, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में दूसरे मौके को जांच के आधार पर नौकरशाही में दंड की सुनवाई के लिए समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके के दो थे, एक जांच के समय, एक दंड के समय, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन जांच के दौरान जो साक्ष्यों के आधार पर अगर गलती साबित होती है तो उसे दंडित करने के लिए जैसे बर्खास्तगी, हटाने, पदावधि आदि की पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो उन्हें सुनवाई का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर आता है कि उच्चतम न्यायालय में उक्ति सुनवाई का उचित मौका में ध्यान रखते हुए कुछ उपबंध शामिल हैं, जैसे कि स्वयं के अपराध के इनकार करने और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर, और उन्हें बताया जाए कि उस पर लगे आरोप अभियोग का आधार क्या है, उसके विरुद्ध प्रसिद्ध गवाह या अथवा स्वयं के व उसके बचाव के प्रस्तुत किसी गवाह का अपने बचाव के प्रति परीक्षा करना अवसर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट के प्रति अभियुक्त सिविल सेवकों के अध्ययन के लिए देगा। इस संदर्भ में अब आती है हमारी अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आती हैं। इसमें अभी आपने अनुच्छेद 308, 309, 310, 311 के बारे में पढ़ा। अब आता है 312, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनका प्रावधान 312 में, और ये राज्यसभा के एक प्रस्ताव पारित करके ही ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या उचित है। वह संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। मतलब कि जब नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो राज्यसभा में इसमें प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, और ऐसे संकल्प को जो कि प्रस्ताव जो होगा वह संसद के राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। और यह राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि भारत संघ की राज्य के हितों की रक्षा के लिए की गई है। तो इसके संदर्भ में इसके जो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से रिलेटेड जो प्रावधान होते हैं वह राज्यसभा के द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसमें 2/3 बहुमत से इसमें पारित होना आवश्यक होता है। संसद अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों का नियमन कर सकती है, और इसका उद्देश्य संसद में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 को अधिनियमित करता है। ये सेवाएं जो होती हैं वह संविधान के प्रारंभ होने की 26 जनवरी 1950 में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय सिविल से पुलिस सेवा के उपबंध के अंतर्गत संसद द्वारा स्थापित सेवाएं मानी जाएंगी। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत कोई भी पद जिला न्यायाधीश के कमतर नहीं होना चाहिए, और इस सेवाओं का सृजन करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबंध किया गया, परंतु अभी ऐसी कोई विधि नहीं तैयार की गई है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब अन्य प्रावधान में अंतर आता है अनुच्छेद 312 का
312 का जो है कहता है कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति के बारे में, जो कि अनुच्छेद 312 को 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा जोड़ा गया और उसमें संसद को यह अधिकार देता है कि 1950 से पूर्व जो क्राउन इन इंडिया की सिविल सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को परिवर्तित करे और आ सके और हटा सके। यानी कि 1950 में जब भारतीय गणतंत्र नहीं बना था तो उस टाइम के पहले जो भारतीय सिविल सेवा में नियम और कानून थे उनको हटाने के संदर्भ में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 313 जो है वह संक्रमणकालीन उपबंधों से संबंधित है, यानी कि वह कहता है कि जब तक अन्यथा कोई व्यवस्था ना हो वह 1950 से पूर्व की लोकसभाओं के कानून में रहेंगे। मतलब कि जो आपका 312 का है उसको जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत तो ये कहा गया है कि 350 से पूर्व मतलब कि 1950 के पूर्व जो भी सेवाएं कार्यरत थी, जैसे कि ICS, ये जितनी भी पहले नियुक्ति जिस प्रक्रिया के तहत की जाती थी तो उस प्रक्रिया को हटा सके और परिवर्तित करने के संदर्भ में कहता है। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 313 आता है वो कहता है कि अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जो 1995 के पूर्व के जो अधिनियम है उस अगर मतलब कि जो 1950 के बाद कोई इस तरीके का भी अधिनियम नहीं बनाया गया है तो इसमें जो प्रस्ताव लागू होगा वह 1950 के पहले का होगा। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया आपको इस आर्टिकल में 313 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 314 में कुछ विशिष्ट सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित उपबंध थे, जिसे आपके आर्टिकल जो कि 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 हुआ था उसमें हटा दिया गया था और 312 का को इसमें जोड़ा गया था, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारी नेक्स्ट सेवाओं के अंतर्गत, जो कि मतलब कि अध्याय 2 के अंतर्गत इसमें आती हैं लोक सेवाएं। अब लोक सेवा में आपकी आती है दो तरीके से, एक आती है आपकी संघ लोक सेवा, एक आती है संघ लोक सेवा, दूसरी आती है आपकी राज्य लोक सेवा। संघ लोक सेवा के अंतर्गत आती है आपकी, उसके अंतर्गत पढ़ती है फिर लोक सेवा के बारे में, जो आपकी अनुच्छेद 312 से आपके देखा जाए तो 323 तक के जितने भी आर्टिकल हैं इनके संदर्भ में ये संबंधित होती है। जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा जाए सबसे पहले तो ये होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक तरीके से भारत की केंद्रीय भर्ती व अभिकरण संस्था है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था होती है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है और संविधान के 14वें विभाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्य के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी आदि से संबंधित विस्तार दिया गया। सबसे पहले तो इनकी संरचना के बारे में बात की जाए कि संघ लोक सेवा आयोग की संरचना के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है और यह संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, जबकि यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आयोग की संरचना का निर्धारण करना होता है। इसमें आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं और यहाँ आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं हो और यहाँ पर आयोग के आधे सदस्य जो होंगे वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, काम करने का अनुभव हो और संविधान में राष्ट्रपति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होता है। अब आता है इनकी नियुक्ति एवं पदावधि के संदर्भ में। इनकी नियुक्ति एवं पदावधि के संदर्भ में देखा जाए तो ये अध्यक्ष एवं सदस्य ग्रहण करने की तारीख से, मतलब कि जब पद ग्रहण करते हैं तो ये अनुच्छेद 316 के अंतर्गत आता है और ये जो आपकी संरचना है वो आपकी संघ अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आती है, जो बताती है कि संघ में किस तरीके की होगी। जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो राज्य के संदर्भ में बताएगी। तो इसमें जो आपका अनुच्छेद 316 आता है जो कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संदर्भ में है, जिसमें कहता है कि यह अध्यक्ष एवं सदस्य के पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि यानी कि 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले उस पर पद धारण कर सकेगी, लेकिन राष्ट्रपति को संबोधित कर वह त्यागपत्र दे सकेगी और कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से ही इन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास 2 शक्ति परिस्थितियां होती हैं संघ लोक सेवा आयोग में किसी भी कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त करने की। पहली तो आती है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो और जब अध्यक्ष अपना काम के अनुपस्थित हो या फिर दूसरे कारणों से काम नहीं कर पा रहा है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह अध्यक्ष की नियुक्ति करें, जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष जो होता है तब कार्य करता है जब अध्यक्ष अपना काम नहीं संभाल रहा हो या अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति हो रही है, तो उस प्रक्रिया के दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और वह कार्य करता है जो कि राष्ट्रपति के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। अब आता है पदों से हटाने के संदर्भ में, जो कि अनुच्छेद 317 के अंतर्गत कहा गया है कि लोक सेवा के आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाने के संदर्भ में आता है, जिसमें राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों से हटा सकते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? जैसे कि अगर दिवालिया घोषित हो गया हो,
पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, और अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक क्षमता के कारण पद पर बने रहने के योग्य न हो, तो इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के आधार पर हटा सकता है, और किंतु ऐसे मामले राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है, और उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है, और संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, और उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के दौरान राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं दूसरे सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। और कदाचार के संदर्भ में बात की जाए तो यह कदाचार उस शब्द को प्रोनाउंसिएट करता है जो कि संघ लोक सेवाओं के अध्यक्ष अन्य सदस्यों को जब कदाचार का दोषी माना जाता है कि यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से इच्छुक हो, और दूसरा ये कि वह किसी निगमित कंपनी या कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ से लेता हो, तो उस संदर्भ में कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को हटा सकता है। अब आता है स्वतंत्रता के बारे में कि इसमें स्वतंत्रता के संदर्भ में इनमें बात करता है कि इसमें जो अनुच्छेद 319 जो है वह कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य पर रहने पर पद धारण के संदर्भ में निषेध करता है, और 320 जो होता है वह कहता है लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में। तो इसमें स्वतंत्रता मतलब कि इसी पद को हटाने के संदर्भ में स्वतंत्रता में बात की जाए तो ये संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्य करने के उपबंध है। पहला तो ये कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति के संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है, और इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा कर सकते राष्ट्रपति करते, और नियुक्ति के बाद इसमें लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। संघ लोक सेवाएं के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इसमें संसद में मतदान नहीं होता। संघ लोक सेवाएं के अध्यक्ष यानी कि कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन या नौकरी का पात्र नहीं होता है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं एक सदस्य जो होते हैं यानी कि कार्यकाल के बाद अध्यक्ष किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन यह पात्र नहीं होता है। और आता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किया जा सकता है या दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं होते हैं, या अगर इनको पहला कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में फिनिश हो जाता है तो इनको दोबारा उस पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, मतलब कि दोबारा पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। अब आता है कृत्यों से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल आता है 320, ये जो कृत्यों यानी कि इन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि यह संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करता है, जिसमें आता है कि अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, जो कि केंद्रीय सेवाएं होती हैं। जिस तरीके से आपके यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको जो आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जितनी भी यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ की परीक्षा कराई जाती है, एनडीए, सीडीएस जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं आपकी एपीएफओ, एपीएफसी, ये सब एग्जाम है, तो इन सभी का जो आयोजन है वह आयोग के द्वारा कराया जाता है, इन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष आयोग 2 या 2 से अधिक राज्य के अनुरोध पर किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिनके लिए वे विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं उनके लिए संयुक्त भर्ती योजना का प्रवर्तन करने में सहायक होते हैं, और यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति के उपरांत स्वीकृति के उपरांत ही सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों पर सलाह प्रदान करते हैं और निजी प्रबंधन से संबंधित निम्न विषयों पर परामर्श देते हैं, जैसे कि सिविल सेवाओं या सिविल पदों के भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषय होना, सिविल सेवाओं पदों तथा नियुक्ति करने में प्रोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के संदर्भ में होगा, सिविल सेवाओं के पदों की नियुक्ति करने और प्रोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में आता है। और भारत सरकार में सिविल सेवा की हैसियत से काम करते समय जैसे अनुशासनिक विषय जिसमें निंदा, वेतन वृद्धि में देने से इंकार, पदोन्नति से इंकार, धनहानि की पुनः प्राप्ति, इन सब स्थितियों में यह एक निजी मामले में होता है। और इस तरीके से भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी भी व्यक्ति को ही क्षति को लेकर पेंशन का दावा और पेंशन की राशि का निर्धारण करना होता है। इसके अंतर्गत ये प्रमुख कार्य आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं के अतिरिक्त भी कार्य दिया जाता है, मतलब कि जो संघ की सेवा है उसके अतिरिक्त भी संघ लोक सेवा आयोग को कुछ कार्य दिए जाते हैं कि जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन का भी कार्य दे सकती है, और संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। और संघ लोक सेवा आयोग अपने हर काम की जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति को जिस मामलों
में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं होने के कारण यह नियुक्ति विज्ञापन जो होगा वह संसद के समक्ष रखेगा और इसकी अस्वीकृति के लिए ऐसे सभी मामले में संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना किसी स्वतंत्र मंत्रालय या भूमिका को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पे खारिज करने का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरीके की ये इनकी शक्तियाँ होती हैं। अब इनकी सीमाओं के बारे में देखा जाए तो निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग की सीमा कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर आते हैं, यानी कि परामर्श नहीं किया जाता है इनके अंतर्गत जो भी इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। पहला तो ये कि पिछड़ी जाति की नियुक्तियों के आरक्षण देने के मामले में। दूसरा, सेवाओं या पदों की नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के दावों को ध्यान में रखने के लिए और आयोग द्वारा प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता या उच्च राजनयिक उच्च पद या ग्रुप सी या ग्रुप डी की सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन के संदर्भ में ये प्रमुख सीमाएं होती हैं जिसमें परामर्श देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आती है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। और आपको पहले ये बता दिया गया है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो जैसे कि आपके प्रत्येक राज्य होंगे तो राज्य के हिसाब से होती है, तो इसके आगे आपका राज्य का नाम दे दिया जाएगा। जैसे कि तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग, आंध्र प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इस तरीके से प्रत्येक स्टेट में अलग अलग तरीके से प्रावधान दिए गए हैं। अब इसमें स्टेट लोक सेवा आयोग की जो है इसमें भी वही प्रावधान है कि अध्याय जो 14 भाग में 315 से 323 तक ही है। अब इसमें इसी तरीके की प्रक्रिया है जिस तरीके से आपकी अखिल भारतीय स्तर पर है, ये आपकी संघीय लोक सेवा आयोग में, और ये आपके राज्य के स्तर में। जिसमें सबसे पहले इनके गठन के बारे में देखा जाए तो इसके एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पर राज्यपाल करते हैं। और यहाँ पर संविधान में आयोग की संख्या का यहाँ पर भी कोई उल्लेख नहीं हो, यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। आयोग के सदस्यों की जो वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया और आयोग के आदि सदस्यों को भारत सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए और संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। यहाँ पर आपका जो अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो पद ग्रहण की तारीख जो है वह 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 62 वर्ष की आयु होगी। वहाँ पर आपकी संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष थी। और यहाँ पर कभी भी आप राज्यपाल को त्यागपत्र दे सौंप सकते हैं। और राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी कि पद जब रिक्त होता है तब कार्यवाहक नियुक्त करता है। वहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति करता है और यहाँ पर राज्य में राज्यपाल करता है। और इसमें अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित तथा अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो तो कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्यभार संभालता है जब तक कि पुनः अध्यक्ष काम नहीं कर लेता है या फिर अध्यक्ष निश्चिंत किया गया हो कि व्यक्ति काम पर नहीं आता है। तो इस तरीके की स्थिति पर एक कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। पद से हटाए जाने के संदर्भ में आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन जो पद से हटाते हैं वह राष्ट्रपति हटाते हैं, ना कि राज्यपाल। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधारों पर हटाता है जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। निम्नलिखित आधारों पर हटाया जाता है, जैसे कि उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो, पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो, या फिर अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने की योग्य नहीं हो। और इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। इसमें कदाचार के अंतर्गत वो मामले संदर्भित होते हैं जो उच्च न्यायालय के इसमें राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को संदर्भित करता है और उच्च न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या सलाह दी गई सलाह का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति को यह सलाह मानने के लिए उन सदस्यों को हटा सकता है। और संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होती है और जांच के दौरान अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित कर सकता है। कदाचार शब्द को भी उसी तरीके से परिभाषित किया गया है जिस तरीके से दोषी माने जाएगा अध्यक्ष एवं सदस्यों को, जिस तरीके से आपके संघ लोक सेवा आयोग में है। पहला तो इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंध में इच्छुक हो, और दूसरा कि कंपनी के सदस्य एवं कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ पर भाग लेता हूँ। स्वतंत्रता के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें संघ लोक सेवाओं की आयोग की तरह ही इसमें राज्य लोक सेवा आयोग में भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है कि इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है और पदावधि तक कम करने की सुरक्षा होती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल करता है और नियुक्ति के बाद आलापकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन भत्ता पेंशन सहित सभी खर्चा राज्य की संचित निधि से मिलते हैं और राज्य के विधानमंडल द्वारा इन पर मतदान नहीं होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने का पात्र होते हैं, लेकिन
लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने या राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर पात्र होंगे, परंतु भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन पात्र नहीं होंगे। मतलब कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अंतर्गत तो हो सकते हैं, लेकिन राज्य के जो होंगे वह संघ के स्तर पर नहीं होंगे। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया होगी। अब आता है कि कार्य के बारे में देखा जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य राज्य सेवाओं के लिए वही काम करता है जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग संघ केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है। इसमें आता है पहला कि यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति की परीक्षाओं का आयोजन करना, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है, जैसे कि सिविल सेवाओं, सिविल पदों की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषय, सिविल सेवाओं पदों पर नियुक्ति करने और सेवा प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा के तबादले पर अनुसरण किए जाने के सिद्धांत के संबंध में, सिविल सेवाओं पदों की स्थानांतरण करने में, प्रोन्नति या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत अभ्यर्थियों को उपयुक्तता से संबंधित है और यह विभाग की प्रोन्नति की अनुशंसा करता है और यह राज्य लोक सेवाओं में अनुदित करने का आग्रह भी करता है। और राज्य सरकार ने सिविल हैसियत से कार्य करते हुए सभी अनुशासनिक विषय इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि निंदा प्रस्ताव रोकना, वेतन वृद्धि रोकना, पदोन्नति रोकना, धनहानि की पुनः प्राप्ति होना या निम्न सेवाओं में पद में कार्य करना इसके अंतर्गत होता है। और ये अपने कर्तव्य को अपने विरुद्ध ही विधिक कार्यवाही की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च अदायगी का दावा करते हुए राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी भी व्यक्ति को हुई हानि को लेकर पेंशन का दावा और उसकी राशि का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके के प्रावधान होते हैं। और राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवाओं आयोग की राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि राज्य लोक सेवा वहाँ पर आपको संघ लोक सेवा आयोग में संसद प्रदान करती है और यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य के द्वारा ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं कि वह प्राधिकार राज्य निजी प्राधिकार कॉर्पोरेट निकाय चाहे सार्वजनिक संस्था की कार्मिक पद्धति में इनके कार्य हों और राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार भी किया जाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जिस तरीके से अखिल भारतीय सेवाओं में जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को दी जाती है और राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ साथ ऐसे ही ज्ञापन विधानमंडल के समक्ष रखता है और आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले और इन्हीं कारणों पर किया जाता है। इनकी सीमाओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवाओं के अधिकार क्षेत्र के बाहर आते हैं, जैसे कि दूसरे शब्दों में आता है जिसमें राज्य लोक सेवाओं से संपर्क नहीं किया जाता। पहला कि पिछड़ी जातियों की नियुक्ति या पदोन्नति के आरक्षण में, दूसरा सेवाओं या पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने पर, और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे में किसी भी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है जिसमें संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवाओं पदोन्नति से संबंधित नियमन बना सकती है, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग में संपर्क बनाने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया की एक सीमाओं का प्रावधान करता है। तो इस तरीके से आपकी अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की आती हैं, फिर लोक सेवा आयोग की आती हैं। अब कुछ सेवाएं जो होती हैं जो संघ के स्तर पर भी होती हैं, लोक सेवाओं में होती हैं। मतलब कि एक तीसरे तरीके की सेवा आती है संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग जो होती है तब होती है सेवा की नियुक्ति जब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवाओं का आयोग जहाँ गठन सीधे संविधान के द्वारा किया जाता है, तो वहीं संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो गठन है वह राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो दो या दो से अधिक राज्य जब आपसी सहमति के द्वारा राज्य विधानमंडल में एक नियम के तहत ये जाएंगे, संसद के पास जाएंगे और संसद निर्धारित करेगा कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किस तरीके से होना है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग का इसमें एक संवैधानिक आयोग की एक संस्था नहीं है, ना कि एक संवैधानिक है। मतलब कि ये इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन ये संवैधानिक होती है, ये सांविधिक होती है। 1966 में जब पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब के लिए एक अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो सर्वप्रथम कब किया गया था? जब हरियाणा और पंजाब में उस टाइम पर जब पृथक हुआ था, तो उस टाइम पे राज्य का निर्धारित होने की समावधि तक कि किस राज्य की क्या किस तरीके के कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो जुडिशरी, मतलब कि जिस तरीके की एक राज्य को निर्माण होने के लिए जो प्रक्रिया होनी होती है, तो उस टाइम पे जब किसी राज्य का विघटन होता है तो वह प्रक्रिया उस तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। तो उस टाइम पे एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इससे फिर आता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति करते हैं और इनके कार्यकाल की जो अवधि होती है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तब तक होती है और उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही बर्खास्त किया जाता है
है और वे किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर वे पदमुक्त हो जाते हैं। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या जो है सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है, मतलब कि इनकी नियुक्ति भी करते हैं, बर्खास्तगी भी करते हैं और सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की निर्धारित की जाती हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को, यानी कि जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है वह राज्यपाल को रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट देगा और राज्यपाल इसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। क्योंकि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के सम्मिलित रूप से संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो इस कारण से वह विधानमंडल में देगा कि जो भी राज्यों से रिलेटेड जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट होगी उसको राज्यपाल को सौंपेगा। राज्य संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति की संस्तुति के आधार पर राज्य की आवश्यकता अनुसार यह कार्य करता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ताकि योग्य नौकरशाही की नियुक्ति की जा सके। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुताबिक न कि संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग को संयुक्त लोक सेवा आयोग का 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए गठन किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ये आपके प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है कि सिविल सेवा बोर्ड के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सिविल सेवा बोर्ड आखिर होता क्या। सिविल सेवा बोर्ड के बारे में देखा जाए तो इस बोर्ड को उच्चतम न्यायालय द्वारा 2013 में TSR सुब्रमण्यम बनाम भारत संघवाद में अधिदेशित किया गया था। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों में उच्च रैंकिंग वाले सेवारत अधिकारियों के साथ सिविल सेवा बोर्ड के गठन का निर्देश दिया गया है, जो कि संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हों। और इस बोर्ड में सिविल सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति का विचार करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। और यह बोर्ड जो है वह कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन करता है और कार्यरत होता है और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के द्वारा की जाती है। तो यह सिविल सेवा बोर्ड के बारे में एक सामान्य जानकारी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो भी लोक सेवाएं, सिविल सेवाएं और संघ लोक सेवा आयोग जितनी भी आपकी सेवाएं हैं तो इनके बारे में और आपके लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा, मतलब कि संघ एवं राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हमारा जो भाग 14 है वो फिनिश होता है, जो कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के अंतर्गत आता था। अब आता है हमारा इसी के साथ ही एक दूसरा टॉपिक जोड़ा गया है भाग 14 का के अंतर्गत अधिकरण, मतलब कि ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि एक आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का और खा में जोड़े गए हैं और भाग 14 का के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। तो इसके संदर्भ में पढ़ते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें एक तरीके से इसका जो अधिकरण का या ट्रिब्यूनल का जो प्रावधान था वह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। अब आता है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका अनुच्छेद 323 का है जो प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में बात करता है। तो प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में देखा जाए तो यह अधिकरण जो है वह संसद को अधिकार देता है कि वह केंद्र एवं राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती सेवा से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करता है। मतलब कि जो भी आपकी सेवाएं हैं, जो केंद्र के स्तर पर सेवाएं चलती हैं, राज्य के स्तर पर सेवाएं चलती हैं, स्थानीय निकाय हैं, सार्वजनिक निगम है और जो भी सार्वजनिक प्राधिकरण है, उनके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। इस ट्रिब्यूनल के तहत वह भर्ती एवं सेवा से संबंधित जो भी नियुक्तियों की मतलब कि व्यक्तियों की भर्ती होगी, उनकी सेवा होगी, उनसे रिलेटेड जो भी विवाद होगी उनको सुलझाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण की गठन किया गया। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसे संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब कि जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी होंगे तो उनकी जो भी सेवा शर्तों से रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे या जो भी उनसे विवाद से रिलेटेड जो भी इशू पैदा हो रहे होंगे तो वो न्यायालय में ना जाके वह इस अधिकरण के अंतर्गत जाएंगे। वहाँ पर यह संसद को यह अधिकार देता है कि इन अधिकरण के अंतर्गत आए विवादों का समाधान करे। उसके अंतर्गत ही प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आता है कि यह संसद को अधिनियम अधिकरण 1985 के अंतर्गत इसे पारित किया गया और यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत गठन किया जाता है और राज्य में राज्य परिषद प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत इसका गठन किया गया। और यह अधिनियम जो है वह किसी पीड़ित लोक सेवक के शीघ्र या कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के संदर्भ में एक अध्याय भी जोड़ता है। मतलब कि जो भी लोक सेवक होगा तो उसको एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ना गुजरना पड़े, एक लंबी प्रोसेसिंग होगी, लंबा खर्चा होगा, लंबी चीज़ें होंगी, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अधिकरण का ही गठन कर दिया गया है कि अगर केंद्र के स्तर पर जो भी सेवाएं हैं तो उसमें केंद्र के स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में शामिल
विवादों को सुलझाया जाएगा और राज्य के स्तर की सेवाओं को राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत जो भी सेवाएं आएंगी या उनके अंतर्गत ये जो अधिकरण को गठन किया गया है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे या जो इशू होंगे तो उसके अंतर्गत सुलझाया जाएगा। तो इसके संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया। अब आता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में देखा जाए तो यह एक प्रधान खंडपीठ इसकी जो है दिल्ली और विभिन्न राज्यों की पूरक खंडपीठों के साथ इसे 1985 में गठित किया गया। वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं, जिसमें 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में 2 अन्य आती हैं आपकी जयपुर और लखनऊ में संचालित है। और यह मुख्य पीठ जो है वह अन्य सीटों की सर्किट बैठकों की बैठकें भी करती हैं। जैसे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती और सेवा से संबंधित मामलों को तो देखता ही है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, केंद्र के अधीन नागरिक पदों, सैन्य सेवाओं, सिविल कर्मचारी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और सैन्य अधिकारियों के सदस्य एवं अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और सदस्य के संसद के सचिवालय और कर्मचारियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक तरीके से बहुसदस्यीय निकाय है, जो एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसमें कुल अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें वर्तमान में एक अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य हैं, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों संस्थानों के तौर पर कार्य करते हैं। और इनकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो निर्धारित होता है केंद्र के स्तर पर। और इसमें तथा इस सदस्यों के लिए मतलब कि जो आपके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं उनको 5 वर्ष या 65 वर्ष इनकी उम्र सीमा होती है। और जो इनके सदस्य होते हैं उनकी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इनकी सदस्यों की जो भी पहले हो इसके अंतर्गत इनका कार्यकाल सुनिश्चित किया जाता है। अब आता है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं के तहत बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है और ये सिद्धांत जो है वे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को एक तरीके से व्यवहार के तौर पर लचीला बनाते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी को कुछ मात्र 50 रुपये का नाम मात्र का शुल्क देना होता है और यह अपने वादी अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। मूल रूप से किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही दी जा सकती है और उच्च न्यायालय में नहीं। मतलब कि जो भी याचिका होगी उसे सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, ना कि हाई कोर्ट में। और इसमें चंद्र कुमार मामले जो कि 1997 में निर्णय दिया गया था कि उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र पर्याय प्रतिबंध असंवैधानिक है और यह न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। और इसके फलस्वरूप अब तक यह संभव नहीं है कि कोई भी पीड़ित से लोक सेवक बिना संबंधित उच्च न्यायालय में किए गए बिना सीधे उच्च न्यायालय की याचिका दे सके। तो इसके संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। अब आता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में या राज्य प्रशासनिक अधिकरण के बारे में कि संबंधित राज्य सरकार की विशेष मांग के आधार पर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत केंद्र को राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी गठित हो चुके हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समान ही राज्य प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के मामलों से संबंधित है। और राज्य प्रशासनिक अधिकरण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध है। और संयुक्त अधिकरण उन राज्यों के प्रशासनिक अधिकरण के समान ही अधिकार एवं क्षेत्र का उपयोग करता है। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदुपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति से संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर की जाती है। अब आता है कि अन्य मामलों में अधिकरण के मामले में जो कि अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत आता है कि इसमें तो आपके प्रशासनिक अधिकरण नियुक्त हो गए 323 का के अंतर्गत। एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नियुक्त किया गया, गठन किया गया, एक राज्य प्रशासनिक अधिकरण। लेकिन कुछ अन्य मामले होंगे उनके लिए सार्वजनिक प्राधिकरण अधिकरण का गठन किया गया। तो वो गठन किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जैसे कि आपके जो अधिकरण आएंगे जैसे कि कर संबंधी प्रावधान होना, विदेश मुद्रा आयात निर्यात होना, औद्योगिक श्रम, भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद, राज्य विधायिका के निर्वाचन, खाद्य सामग्री, किराया, किराएदार आदि इत्यादि के संदर्भ में ये जो प्रावधान होंगे तो इनके संदर्भ में एक और अधिकरण का गठन किया जाएगा या ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। अब आता है कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, जैसे कि 323 का और 323 खा में क्या डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें 323 का के अंतर्गत आता है कि यह केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के अधिकरण से संबंधित गठित है। और 323 खा जो है वह अन्य मामलों जैसे कि अधिकरण संगठित किया गया। जैसे कि आपने अभी देखा हुआ है कि
ये आपकी केंद्रीय सेवाएं और राज्य स्तर की सेवाएं में 323 का है, और 323 खा जो है वह सार्वजनिक मामलों के जितने भी अधिकरण आते हैं उनके संदर्भ में गठित किया गया। 323 का के अनुसार केवल संसद को अधिकरण का गठन करता है, और 323 खा के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का गठन कर सकती है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि केंद्र के स्तर पर तो इसकी प्राधिकरण प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन किया गया है, लेकिन इसमें अगर राज्य जो आपका अन्य प्राधिकरण है वह संसद भी गठित कर सकती है और राज्य विधायिका भी गठित कर सकती है। इसमें अकेला संसद का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें दोनों ही सार्वजनिक मामलों के लिए अगर अधिकरण का गठन करना है तो यह कर सकते हैं 323 खा के अंतर्गत। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि 323 का जो है इसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रत्येक राज्य अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसमें शासन का कोई क्रम प्रश्न नहीं है, और अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जाएगा। तो मतलब कि 323 का के अंतर्गत एक पदानुक्रम होगा, और लेकिन इस पदानुक्रम नहीं होगा, इसमें कोई मतलब कि एक सीक्वेंसेस नहीं होगी, और इसमें केवल एक ही अधिकरण का गठन किया गया। और इसमें क्या होगा कि अगर एक अधिकरण गठन हो गया है तो उसके एक सीक्वेंस वाइज ही गठन किया जाएगा 323 खा के अंतर्गत। और चंद्र कुमार मामले 1997 में जो आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय में इन 2 अनुच्छेदों में उपरोक्त उपबंधों को असंवैधानिक करार दिया था, जिसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया है। और हालांकि इन अधिकरणों के आदेश के खिलाफ न्यायिक उपचार की व्यवस्था भी उपलब्ध है, तो इस तरीके की ये व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो अनुच्छेद आपका भाग 14 का आता है, जो कि राज्य एवं संघ के अधीन जो सेवाएं हैं उनके अंतर्गत अध्याय 1 में ये सेवाएं हैं, ए टॉपिक फिनिश होता है। अध्याय 2 के अंतर्गत आपकी लोक सेवाएं आती हैं, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग वो टॉपिक फिनिश होता है। फिर 14 का के अंतर्गत आपका अधिकरण आता है, यानी कि ट्रिब्यूनल, जो कि प्रशासनिक अधिकरण और अन्य विषयों के लिए अधिकरण की जो गठन करता है इनके संदर्भ में आता है, ये टॉपिक फिनिश होता है। यहाँ पर आपका 14 का और 14 एवं 14 का टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका भाग 15 को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।